बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी पॉलिटिकल डायरीज में आपको खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं अजहर सदीक साहब। सदीक साहब सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा आज वहाँ मेरे यहाँ दिन है और आपके यहाँ गालबन रात है, तो नहीं नहीं, पहले जरा रात नहीं है, हमने नहीं, नहीं, रात नहीं है, दिन ही है। दिन ही है। मैं सर अंटार्कटिका पे नहीं बैठा हुआ, नॉर्थ पोल पे नहीं हूँ। दिन ही है, हमारा सिर्फ 4 घंटे का फर्क है। मैंने जरा मजाक कर कहा है, मैंने मजाक कर आपको इसका कि उस दिन आपने बताया था ना कि आप दिन में बैठे हुए थे और मैं रात में बैठा हुआ था, तो हमने कहा जरा थोड़ा सा बदल के देखें। बाहर मैं बैठ जाता हूँ आज और आप इधर कमरे में बैठे हैं आज। ये अंधेरा उजाला सर चल रहा है। अंधेरा उजाला। आ, अंधेरा उसके उजाला बगैर गुजारा नहीं, उसके सर। बगैर गुजारा नहीं है। हाँ नहीं, गुजारा तो नहीं है, लेकिन ये अंधेर नगरी चौपट राज बना हुआ है। एक शरीफ इंसान कहता है कि यार ये चोरी हो रही है, रोक लो, निजाम बना लो, खुदा के लिए निजाम बना लो, निजाम बनेगा हमारी नस्लों के लिए बनेगा। अब ये सारे वलीउल्लाह बन के बैठे हुए हैं और पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमें इनकी नीयत पर शक है। शो ऑफ हैंड्स के साथ इलेक्शन, ये जो वोटिंग है हो रही है, करवाई जाए, हमें हुकूमत की नीयत पे शक है। यार इसमें क्या नीयत का मामला है? नीयतें, ये वलीउल्लाह कब से हो गए? सियासतदान थे, ये वलीउल्लाह भी हो गए। इनको पता लगना शुरू हो गया है कि नियतों, किस किस्म की नियतों के साथ काम किया जा रहा है। क्योंकि सर, निजाम की शफाफियत, पाकिस्तान के अंदर इतने सारे इलेक्शन हुए हैं सदीक साहब, कोई एक इलेक्शन कभी किसी ने अपनी हार जो है वो तस्लीम की है? कभी कहा हो कि जनाब हम अपनी हार को तस्लीम करते हैं और एक हम जबरदस्त किस्म की ऑपोजिशन बनकर दिखाएंगे, जहां पे हम हुकूमत को बताएंगे और अवाम राब्ता मुहिम शुरू करेंगे, अवाम के पास जाएंगे, कायल करेंगे, वोटर को बाहर निकालेंगे? सर कभी भी नहीं होता, ये कल्चर ही ऐसा नहीं है। ये जो बाहर की दुनिया है, अब तो हम इन्हें महजिब, हमें इन्हें कहना चाहिए, बाहर की दुनिया को महजिब कहना चाहिए, क्योंकि यहां पर ये मिसाइल नहीं है। हाँ, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं इलेक्शन खराब हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन दाल नहीं गली। तो सर निजाम को बेहतर क्यों नहीं होने दे रहे? ये आपके दोस्त सारे सियासतदान जो हैं, आपके दोस्त ही मैं तो कहूंगा। अच्छा देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से। वजह ये है कि हम हैं सारे स्टेटस को के आदमी, यानी हमें तरीकाकार है, लिखी पड़ी बात है, प्लेट में रखकर मिलनी है। आपके यहाँ इमरान खान शायद उन लीडरों में से हैं जो एक स्ट्रगल और मेहनत करके आया है, बाकी सबको तो प्लेटों में मिली है ना चीजें। अगर आप देखें, नवाज शरीफ को लाने वाले कौन? गवर्नर जिलानी साहब, जियाउल हक साहब, वो लेकर आए और कहा एक वो कारोबारी आदमी से उठाकर वजीर खजाना बनाया, फिर वजीर अला पंजाब, फिर वो जिस तरह वो लेकर गए आपके सामने है, वो बड़ी क्लैरिटी के साथ चीजें मौजूद है। बेनजीर भुट्टो साहब, वो साहबजादी थी जुल्फकार अली भुट्टो साहब की, एक लेगेसी लेगेसी चली आ रही थी, उसी से लेकर चली आगे। फिर उसमें आसफ अली जरदारी साहब आ गए, वो बेनजीर भुट्टो के, बिलावल भुट्टो आ गए उसी में आगे, फिर नवाज शरीफ से आगे मरियम सफदर आ गई। तो इमरान खान तो जरा उससे हट के आया ना, यानी उस ट्रैक से, यानी वो जो जो लोग जो पालते हैं सियासतदानों को, उससे हट कर आए हैं, तो इसलिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। और यही वजह है कि इमरान खान इन लोगों में इतनी आसानी से एडजस्ट नहीं हो पा रहा। उसने आसपास अपने टीमें भी अच्छी रखने की कोशिश की, नहीं रखी, इसलिए अनइलेक्टेड लोग लेके आया कि शायद उससे हालात और बेहतर हो जाए। लेकिन वो यहाँ लग ये रहा है कि ये दाल रोटी या इसी भाव बिकनी है। यहाँ लोग जो है ना, एक यूज टू हो चुके हैं इस निजाम का, और वो चाहते हैं ये निजाम इसी तरह चले, घिसा पिसा अपना फटा ये निजाम, जंग आलूद निजाम ये इसी तरह चले, और इसी से वो खुश हैं और चाहते वो यही है। और सियासतदान तो आपको पता है उनका काम सिर्फ बड़ाबाजी है, वो खिदमत करने थोड़ा आते हैं। मुझे नाम ले दें, मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे सियासतदानों में 10 सियासतदान में पाकिस्तान के नाम बता दें कि जिन पे कोई इल्जाम ना करप्शन, और वो आवाम की खिदमत करने आए, और अगर वो साइकिल पे थे तो आज साइकिल पर ही हूँ, आप बता दें मुझे। मैं सुनना चाहता हूँ नाम हो आपको, आपके पास नाम नहीं सर है वो वाले? सर सर मेरे पास क्या, किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि नाम है ही नहीं तो होंगे कहां से? अब छोटा सा एक मसला आपके सामने और हम अपने व्यूअर्स के सामने भी रखते हैं। देखिए सर, मसला ये है कि जिन सियासतदानों का आप नाम ले रहे हैं ना कि मरूसी सियासत और क्या होगा क्या नहीं होगा, अब इस ये जिस कैफियत से पूरी कौम जो है नबरदज़मा है और गुजर रही है, इसे तोड़ेगा कौन? आपको सोचना ही पड़ेगा ना कि इसको खत्म करने के लिए, इसको जो है अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाने, अवाम ने करना है ना। अवाम अगर रद्द कर दे,
जो ऑप्शंस दिए जाते हैं इलेक्शंस के अंदर, जब ये सियासतदान वोट मांगने जाते हैं तो आप उनसे पूछे ना कि भाईजान आपकी आपकी क्रेडेंशियल्स क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। वहां पर ही तो बात ही नहीं होती, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जो वोटर है, जो बाकी लोग हैं सर, उनको तो इस तरह कभी ना समझा गया है, ना उनकी तैयारी हुई, ना वहां शऊर आपको मिलेगा। वो किस तरह करेगा? एक वोटर है जिसे पता होगा कि जनाब हमें घसीट कर इसलिए लेकर आए कि शाम को 1,000 रुपया मिल जाना है, ठीक है ना, 5,000 मिल जाना है, गाड़ी में बैठो, गाड़ियां अरेंज की जाती है, यहां पर भी होता है, गाड़ियां अरेंज की जाती हैं, लोगों को लेकर जाया जाता है, लेकिन सर इस तरह इन्फ्लुएंस नहीं होता जैसा पाकिस्तान के अंदर। तो सर ये पूरा निजाम ही खराब है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सियासी जमातें इसी रविश पर चलती रहेंगी, और जब तक पाकिस्तान के अंदर इदारों की सपोर्ट नहीं होगी। अब मसला ये है कि लोग ये कहते हैं कि शायद फौज, और ये इमरान खान साहब ने बड़ी मुतादिद दफा कहा कि फौज और आपकी जो हुकूमत है वो एक पेज पर है। सर अदलिया को भी इसी पेज पे आना पड़ेगा। जब केसेस होते हैं सारे चोरों को छोड़ देती है अदालतें, और कि जी टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, फलां ग्राउंड्स के ऊपर। आपको पता है आज शहबाज शरीफ साहब बाहर आए हैं, और बाहर आते उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कहा कि जनाब ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स जो है ना ये सही नहीं है। यार आपको क्या तार आई है, आपको क्या इल्हाम हुआ है, आपको क्या, आप वो कहते हैं जी कि हैकिंग का मसला है जनाब, हैकिंग का मसला है। और एहसन इकबाल साहब इतनी बेतुकी किस्म की उन्होंने बात की है, जो अपने जो शख्स पाकिस्तान, जिसको ये नहीं पता कि कानून साजी का काम पार्लियामान के अंदर होता है। इलेक्शन कमीशन को तजवीज भेजने की क्या जरूरत है? इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? एक आईनी अदारा है जो अपनी हदूद और कयूद के अंदर रहते हुए इंप्लीमेंट करेगा ना सर। जो अभी इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है? दो वाकयात आपके सामने है ना सर, कि आइन के अंदर इजाजत नहीं है कि शो ऑफ हैंड, और ये यही बातें हुई थी ना सर, इफ यू रिमेंबर, यही बातें हुई थी ना कि कौन करेगा फिर इलेक्शन कमीशन, ये सब। उन्होंने तो आइन की इंटरप्रिटेशन की ना, जो आइन में लिखा हुआ है। तो जब इंटरप्रिटेशन होती है और उसके ऊपर अमल दरामद कराया जाता है, तो अब एहसन इकबाल साहब किस जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन इंटरव्यू और टेलीविजन पे बैठ के फवाद चौधरी के साथ सींग फंसाकर बैठे हुए थे। तो मुझे तो सर समझ नहीं आती कि सियासतदान अपने लीडर्स का कैसे दिफा करेंगे, बल्कि उनका दिफा जो है उन्हीं के लिए कर रहे हैं, आवाम के दिफा की बात नहीं हो रही। मैं आपको एक बात बताऊं, सब चोरों ने ये फैसला किया है, डाकुओं ने फैसला किया है, ये किसी तरह भी ई सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का जो सिस्टम है उसे लाने नहीं देंगे। और मैं आपको ये बात बता दूं कि ओवरसीज पाकिस्तानी सबसे ज्यादा जो सपोर्ट किसे करते हैं? इमरान खान को। और 90 लाख अगर सपोर्टर यहाँ पर मौजूद है बाहर की दुनिया के अंदर, तो सर ये बहुत बड़ा नंबर होता है, वोट बैंक है। इसमें भी रास्ते में जो है बहुत सारी रुकावटें डालने की कोशिश की जा रही है, ताकि इमरान खान का जो वोट बैंक है वो उसे किसी तरह मुतासर किया जाए। सर ये सोचना पड़ेगा कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं। ये वही इस मुल्क के अंदर जो लोग बरतानिया में सदीक साहब बसते हैं और जो बरतानिया की सियासत को समझते हैं, मार्गरेट थैचर आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी, और उसकी कंजर्वेटिव पार्टी जो मौजूदा हुक्मरान जमात है, उसमें एक बड़ी पहचान थी। बड़े बड़े जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं और जो लीडर्स थे आयरन लेडी के नाम से, क्योंकि वो मर्दों के गिर्द घिरी हुई थी, और वो उसने अपने आप को सियासी तौर पे मनाया। उस जमात ने सर एक क्या काम किया अपनी जमात के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, खैर मुल्क के लिए सही हुआ या गलत हुआ एक अलग बहस है, क्योंकि यहाँ की सियासत थोड़ी सी डिफरेंट है। सर उन्होंने किया ये कि उन्होंने लेबर पार्टी को नुकसान, जो उनकी जो राइवल पार्टी है वो लेबर पार्टी है, दूसरी बड़ी जमात है, इसको खत्म करने के लिए सदीक साहब उन्होंने मजदूर तबके की जो मुआशी निजाम था, जो नौकरियां थी, जो इंडस्ट्री थी, उसे खत्म कर दिया। यानी बरतानिया के अंदर जब इंडस्ट्री नहीं होगी, आपने मजदूर की जो मजदूरी थी उसी से छीन ली। यानी इंडस्ट्री को, जी इंडस्ट्री खत्म होगी, आज से हम बाहर से चीजें बनवाएंगे और हमारे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री नहीं होगी। यहां पर कारखाने नहीं है, बरतानिया के अंदर कारखाने नहीं है। उससे क्या हुआ? बरतानिया के अंदर लेबर पार्टी का सर नामो निशान उस तरह, यानी सेटबैक हुआ उसे। बरतानिया में लेबर पार्टी उस तरह मजबूत नहीं है जिस तरह कंजर्वेटिव पार्टी, जो अमीरों की जमात है, और अमीर आपको पता है कि फिर कौन सी क्लास है। तो कहने का सर मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी हालात तो इसी तरह के है ना, कि आप अगर आपने जो जो गरीब की बात करेगा, जो पिछे हुए तबके की बात करेगा, जो जिस माशरे के अंदर ऐसा तबका जिसकी कोई नुमाइंदगी ना कर रहा हो,
तो सर सारे मिलकर फिर लगड़ बगड़ जो है वो शेर का शिकार तो करेंगे ना सर, ये तो अच्छा चीज हो रही है। अच्छा, देखिए मैं दो तीन चीजें आपके सामने मैं बड़े क्लैरिटी के साथ बता दूं। हम्म, पहली तो बात है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला जो है ना, ये स्टार्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ था। इन्होंने बाकायदा ऑर्डर प्लेस किए थे, मुझे अच्छी तरह याद है, जो कि मैंने पिटीशन इंडिया दायर की से थी उस वक्त। मशीनें भी आई थी सर। इन्होंने बाकायदा, और वो उस वक्त मंगवाई थी, मेरे पास डाटा था कि गालबन इंडिया से आ रही हैं, तो कहीं डाटा नादरा से लीक ना हो जाए। मैंने पिटीशन दायर की थी वहां तक, मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है। नादरा के अंदर इन्होंने याद सादिक के बेटे का दोस्त जो है वो एक्शन कॉलेज में भी तारिक जो है, ये जो दोबारा लगाया था इन्होंने नादरा का चेयरमैन, से मेरा नाम जेन में नहीं है, वो बकायदा उसी से प्लान करके इन्होंने सारा प्लान यही बनाया था, और उनका काम था कि वो अपने टारगेट तरीके से, कि वो उस तरीके से लेकर आए। अब इन्होंने हुआ ये कि इन्होंने जो ईवीएम लेके आए हैं, ईवीएम भी है और ये और पेपर ट्रेल किस तरह से भी है। यानी मिसाल हमारे यहाँ हाई कोर्ट के अंदर, जो आपको याद है, जब सेनेट का इलेक्शन चल रहा था और सेनेट के इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी डिवाइस यूज करें ताकि आप ट्रेस कर सकें, आप खुफिया रायशुमारी से भी वोट चाहे कराएं लेकिन आप वोट ट्रेस कर सकें, वोट ट्रेसेबल हो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें सारी सामने थी ना, वो अल्टीमेटली वो आपके सामने स्पीकर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से क्या हुआ आप सबने देख लिया। हम्म, हमारे क्या होता था, हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किस तरह से है, बाकायदा हम जाते हैं, वोट डालते हैं, थंब इम्प्रेशन से हमारा बायोमेट्रिक होता है, फिर हम वोट कास्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से हुआ, साथ ही उसका पेपर ट्रेल निकलता है कि आपने किसको वोट किया, जिसे हम बैलेट पेपर कहते हैं। बैलेट पेपर निकल के हम बैलेट बॉक्स में डालते हैं। ईवीएम मशीन के ऊपर डाटा अवेलेबल होता है, वो डाटा टैली करते हैं, जो रिजल्ट जैसे ही अनाउंस हुआ 10-15 मिनट के अंदर सारा रिजल्ट आपके सामने मौजूद होता है। कोई इंटरनेट के साथ अटैचमेंट नहीं होती, किसी जगह नहीं होती, वो सिर्फ उसी इलाके के अंदर ही, यानी लाहौर हाईकोर्ट के बाहर के अंदर ही ये सारा सिस्टम, वो सिस्टम सारा उसके साथ अटैच होता है। वहां से मास्टर सर्वर पे चीजें जो अब आपके पास वहां चीजें पड़ी हुई हैं, वहां से डाटा आगे फिर शेयर होना होगा मिसाल के तौर पर इलेक्शन कमीशन के सामने। तो वो इसीलिए अपना अरस्तु को, एहसन इकबाल अरस्तु को तो पता ही नहीं है ना। वैसे तो विजन 2030 का बड़ा नारा लगाते थे, और पता हाल ये है कि वो मैं ना मानू वाली बात, वो दुश्मनी को सामने रखते हुए वो चीजों को सामने रखा जाता है। दूसरी बात जो है ना, कि इलेक्शन कमीशन, देखिए इलेक्शन कमीशन का काम है साफ और शफाफ इलेक्शन कराना, और उसपे कानून साजी किसने करनी है, वो हमारी पार्लियामेंट ने करनी है। वो जो तरीका कार देगी, जो सेट करके देगी कि आपको वोटिंग इस तरह करानी है, तो वोटिंग कराने की वो पाबंद है। उसके वो यानी यहाँ बैठकर इल्जाम लगाना, पूरी दुनिया के अंदर ईवीएम बड़ा सक्सेसफुल चल रहा है, तो हमारे यहाँ हम कहें जी इलेक्शन कमीशन कह रहा है। इलेक्शन कमीशन इसलिए, इलेक्शन कमीशन ने आपके सामने डस्का के सामने आपके नताज सामने आ गए, एन 249 की परफॉर्मेंस आपके सामने आ गई, कभी वो धुंध का इल्जाम लगाना, कभी रिटर्निंग ऑफिसर लेट आ जाना, वो सारा खत्म हो जाएगा काम, ये सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। उसी वक्त ही हर चीज अवेलेबल होगी, रिटर्निंग ऑफिसर ने कहीं आना ना जाना कोई नहीं है, आपके सिस्टम के साथ अटैचमेंट उसकी अवेलेबल होगा, आप वहां भी बैठकर वो सिस्टम सारा बन रहा होगा, पेपर ट्रेल भी मौजूद होगा, और पेपर ट्रेल इतना आसान काम नहीं होगा बदलना, ये याद रखिएगा। यानी आम लोगों को समझते हैं कि हम शायद इंटरनेट के कनेक्शन के जरिए उसमें कुछ चेंज कर सके, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन आपने देख लिया, और इतना बड़ा इलेक्शन, धांधली के कितने कितने इल्जाम नहीं लगे, लेकिन किसी ने उस पर उंगलियां नहीं उठा सके जो ईवीएम के जरिए इलेक्शन हुआ था। तो यहाँ दोनों चीजें जो है ना, वो वजह है कि आपको पता है कि इन्होंने इलेक्शन मैनूवर करने होते हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं बड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं भक्कर में जाना हुआ था इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, एक दोस्त से मिलने जाना हुआ, अगले दिन इलेक्शन थे वहां पर। तो इलेक्शन की रात हम बैठे हुए थे, नवाज शरीफ उनका दौर था, डीसी डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जर्नलिस्ट भी बैठे थे, मैं भी बैठा हुआ था। मेरे सामने बैठ के वहां डिसाइड हो गया कि इन हलकों में जैसे भी वोट होंगे वो अपनी जगह पड़ेंगे, लेकिन इन हलकों के अंदर ये वोट के रिजल्ट होंगे। वो सबको जर्नलिस्ट वगैरह सबको शेयर कर दिए पहले ही, और अगले दिन क्या हुआ कि बाकी हलकों में तो ऐसा ही हुआ, लेकिन जो 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 टर्निंग वोट थे, वो जो डिसाइड कर दिए थे एंड के अंदर, वो वोट डाल दिए। अब किसी को नहीं पता, वहां बाहर तो यही पता है कि इलेक्शन कमीशन को क्या पता है कि वहां बैठ के इलेक्शन कमीशन को स्टाफ है अपना, या तो इंडियन स्टाइल के ऊपर अपना स्टाफ हो, हर चीजें मौजूद हो, वो आपके पास तो स्टाफ अपना नहीं है, आपने तो प्रिजाइडिंग अफसर और पोलिंग अफसर सारे गवर्नमेंट से उधार लेने हैं, मुस्तार लेने हैं, और आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के मुताबिक वो सारे जिम्मेदारी आपकी असिस्टेंस करेंगे, आपकी बातें मानेंगे। तो आपके पास तो कोई है ही नहीं, आपके पास मैकेनिज्म कोई नहीं है।
और आपके सामने देख लें, आपके सामने जितनी इलेक्शन की चीजें आ चुकी हैं ना, वो आपके सामने मौजूद है। मैं नहीं समझता कोई माने या ना माने, इस सारे मामले को इमरान खान साहब कानून में सर वो तरमीम करें। सर वो मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो क्या बना सर, वो गिलानी की वीडियोस और वो बेटे की और वो सारी, वो क्या बना सर उन वीडियोस का? कहाँ गई आपने बड़ा बात? जबरदस्त जबरदस्त आपने सवाल उठाया। और आपको याद है हम कहते रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तौहीन की है इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन ने भी उस वक्त एक कमेटी कमेटी बना दी थी, याद होगा आपको। आपको याद होगा जनवरी के अंदर गालिबन फैसला आया था ये, और एक कमेटी बना दी थी, 1 महीने में रिपोर्ट देगी। इलेक्शन कमीशन का हाल ये है, वो कहाँ है कमेटी, कहाँ गई रिपोर्ट? और फिर इलेक्शन कमीशन के सामने इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो वीडियो के सबूत सामने आने के बावजूद सारे फिर पूछता है कि सबूत क्या है, कोई इसे साबित तो नहीं होता है। अगर वही चीज अगर आपने डाली होती, अगर आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए ईवीएम के मशीन के जरिए या नादरा को यूज करते वोट डाले होते, तो आपके सामने आ जाना था। जिन्होंने वोट कैंसिल किए थे वो सारी शक्लें सामने आ जानी थी, और कोई मुश्किल नहीं लगनी थी आपके सामने। वो ये क्या हुआ क्या उनका? वो अभी कहीं फाइलें वो बंद पड़ी हुई ईद के फॉर्मर, मुझे भी नोटिस आया हुआ है उसका, वो मैंने भी पिटीशन दायर की हुई है। कालबन 26 मई के लिए हियरिंग रखी है उन्होंने। 26 मई को वो समाप्त करेगा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है? इलेक्शन कमीशन ने वही रिवायती सियासत, वही रिवायती तरीक़ाकार के लोगों को, इलाके में लोगों को बस प्यार मोहब्बत से चीजें समझानी है। हाँ जी, कुछ नहीं हुआ, और वो अल्टीमेटली जो डिसमिस करेगा, वो डिसमिस इसलिए करेगा। मैंने आपको कहा भी था कि हफीज शेख साहब ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में मामला लेके नहीं गए। अभी भी अगर आप इलेक्शन देखें, अभी 249A का रिकाउंटिंग की बात है, तो ज्यादा रिकाउंटिंग होगा, इलेक्शन पूरा कलादम नहीं हो सकता। यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी इलेक्शन कमीशन कहेगा कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास जाएं, जो मसाइल हैं आपके वहां जाकर वो बैठकर सेटल करेंगे। कस्का में तो आपने एक रवायत कायम कर दी थी कि रिगिंग के कॉन्टेक्स्ट में या रिगिंग के हवाले से तो कोई चीज सामने आई नहीं है। रिकाउंटिंग के हवाले से या रिकाउंटिंग का ऑर्डर कर देगा, और इलेक्शन कमीशन ने फिलहाल पता टाइमिंग को रोक दिया है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि वो जान के डिले कर रहा है। डिले करके मैंने आपको कहा था कि वो ट्राइब्यूनल में जाने का वक्त खत्म करेगा, तो इलेक्शन में ट्राइब्यूनल में जाने का वक्त उन्होंने खत्म कर दिया, हफीज शेख ने दायर नहीं किया, और अल्टीमेटली जो है ना, यूसुफ रजा गिलानी वाली ये भी डिसमिस करनी, मैं एडवांस बता रहा हूँ। तो सर मुबारक हो आपको ये निजाम, और पाकिस्तान की आवाम को भी मुबारक हो, जो इन्हीं ये जो मरूसी सियासत है, इसकी रस्सी को उन्होंने बड़े जोर से पकड़ा हुआ है। पहले बाप है, फिर बेटा है, पहले बाप है, फिर बेटी है। ये सर सियासत इसी तरह ही है इसी मुल्क में। और मुझे तो सर रश्क आता है अपने पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी, कि वो किस अंदाज में इन्हीं लोगों को बार बार दिखाता है और कहता है कि जनाब फलां की बेटी, फलां का इन्वेस्टमेंट बेटा। इन्वेस्टमेंट की हुई है यार, इरफान हाशमी साहब, इन्वेस्टमेंट की हुई है। क्यों नहीं आप समझते इस बात को? नहीं नहीं, मैं हमारे तो यहाँ समझा समझाया सर। और सर मैं तो समझाया, मैं तो पाकिस्तान की आवाम को झंझोड़ झंझोड़ के जो है ना वो उठाना चाहता हूँ, कि भाईजान वो जाग जिसे जाएं, जाग जाएं। नहीं, अवाम जागी ना, सवाल है इस अवाम के जागने का। अवाम को यानी यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ज्यादातर तादाद है दही इलाकों के अंदर। दही इलाकों में क्या कंसर्न है? टीचर का तबादले, नौकरियां लेना, ठीक है ना जी। इसके अलावा बाकी कोई चीजें हैं? कोई चीजें आपके सामने हैं? कोई चीज ऐसी सामने नहीं है। उन्होंने उन्हीं चीजों से कंसर्न है और उन्हीं चीजों को लेकर चलते हैं। और वो बात जो हमारी थी ना, ये मार्गरेट थैचर की, और मैं जो आपको जिस टेक्स्ट में कह रहा था, कॉन्टेक्स्ट में के बात हो रही थी, सदीक साहब, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, ये बैकबोन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो जो रास्ते में रुकावटें डाली जा रही है ना, वो इस वजह से भी डाली जा रही हैं कि अगर ये हो गया ओवरसीज पाकिस्तानी, और जो कायमा कमेटी में जो तरमीम 49 तरमीम गई हैं, तो वो उसका फिर फर्क पड़ेगा। यानी वो रोल वही है कि आप किसी की बैकबोन को आप तोड़ देंगे, कमर टूट जाएगी, तो फिर जाहिर सी बात है इसका नुकसान जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को होगा। वीर जी, आज का हमारा शो था, अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा, और काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आवाम को पता चल सके कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, और ये हमारे सियासी बोने और सियासी मसखरे जो हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत का क्या हाल कर रहे हैं। मुझे और रजा सदीक साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।